एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर वैली की। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कश्मीर वैली में जो है हालात पूर्ण रूप से जो है नॉर्मल नहीं हुए हैं, पूर्ण रूप से ट्रैक पर नहीं आए हैं। लेकिन एक पहलू ये है कि वहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है, तो दूसरा पहलू ये है कि कंप्रिहेंसिव पॉलिसी की मांग जो है वो भी उठने लगी है, जो धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। इसी बीच में अगर हम माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको रीलोकेट किया जाए और रीलोकेशन की जो मांग कर रहे हैं वो जम्मू या फिर जम्मू डिवीज़न में जो है उनकी मांग है। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना जी हैं, जो एक कमेटी जो बीजेपी ने बनाई है उसके सदस्य भी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। रितेश जी और एक्सेलशियर दोनों का आपका स्वागत और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, कश्मीर के जो हालात हैं, कश्मीरी पंडितों की मैं पर्टिकुलर बात करूं या फिर माइनॉरिटी ग्रुप की बात करूं, टारगेट किलिंग जो है बददस्तूर यहाँ पर की जा रही है। इस पर गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता अभी तक नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से रितेश जी, ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को दोबारा स्पेसिफिकली टारगेट करके वहाँ से ख़त्म किया जाता है कश्मीर घाटी में। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे आपने स्वयं ही कहा, कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी काम इस पर कर रहे हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि जिस तरह से हमारी आबादी जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की है, जो बिखरी हुई है, ऐसे में केवल सिक्योरिटी फोर्सेस से ये काम रुक सकता है, ऐसा संभव नहीं है। जब तक कश्मीर घाटी में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारी है, जो सिविल सोसाइटी वहाँ के हैं, वहाँ के लीडर जब तक जिम्मेवारी अपने को नहीं समझेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए, जो टारगेट किलिंग करके जो मारने आता है, ये केवल वो जिम्मेवार है ऐसा नहीं है। कोई न कोई इस टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, कोई उसकी लोकेशन बताता है, कोई ये कहता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो इसी मेजॉरिटी कम्युनिटी में से निकल कर आता है। उसमें बाकी सारे लोग अगर नहीं चाहे तो वो उनको आइडेंटिफाई करके रोक सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए जब तक समाज तैयार नहीं होगा, जब तक समाज इसके लिए आगे मुखर होकर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक इसमें बड़ी कठिनाई रहने वाली है। हालांकि हम जब अभी जिस कमेटी की आपने जिक्र किया, जब हम उसके नाते कश्मीर में प्रवास पर गए थे, तो हमारे ध्यान में ऐसी चीज़ें आई हैं कि जब टेररिस्ट आजकल भाग रहा है, तो ड्रोन में से इमेजेस कैप्चर हुई है, वीडियोज़ कैप्चर हुए हैं कि वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग अब उनको पनाह नहीं दे रहे हैं, वो उनको घरों से निकाल रहे हैं। इस ट्रेंड को और एक तरीके से और उत्साहित होकर या उसमें से और ज़रा हिम्मत करके और निकलना होगा कि केवल सिर्फ टेररिस्ट को जो भाग रहा है उसी को घर में घुसने से नहीं रोकना होगा। जो टेररिस्ट का सिंपथाइजर है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो आइडेंटिफाई करता है टारगेट को, आप समझ लीजिए जैसे एम्प्लॉय बाहर से लेबर आया, उसको किसी ने बुलाया काम के नाते, वो जो बुलाने वाला था वो कौन था? वो उनका कहीं ना कहीं पहचान वाला था। ऐसे चौधरी गुंड में हुआ, जिन्होंने बुलाया। तो ऐसे लोगों को जब तक आप आइडेंटिफाई करके उनको वारदात करने से पहले रोकेंगे नहीं, ये सिर्फ समाज कर सकता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग होगा। इसमें मुझे दुर्भाग्यपूर्ण एक पॉइंट की तरफ भी इशारा करना है। वो हमारे जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता है, वो अपनी जिम्मेवारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से निभा रहे हैं। वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं किलिंग को। एक तरीके से उनको भी इसमें कटघरे में खड़ा करना होगा, ये समाज का काम है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन की मांग है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लगता है आपको ये कैसे संभव होगा? देखिए, रिहैबिलिटेशन की मांग आज से नहीं है। मुझे याद है कि 1990 में हमने जुलाई में एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन लगभग 7 हत्याएं हुई थी कश्मीरी हिंदू समाज के लोगों की। उस दिन में हमने वापसी के लिए कहा था कि हमारे कुछ ये चीज़ें, ठीक है, बीच में जिन सरकारों ने आया उन्होंने क्या किया वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ध्यान में है बिल्कुल 2014 के बाद इसमें सरकार कुछ तो आगे बढ़ने की काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समाज और सरकार के बीच में जब तक हम एक ही पेज पर नहीं आएंगे, तब तक इसमें कोई न कहीं कठिनाइयाँ आ रही है। लेकिन मैं निश्चित रूप से और विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सरकार का और पार्टी का लीडरशिप है और समाज के साथ तालमेल करके इसमें आगे बढ़ने के कई कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 2-3 साल में हम देखेंगे कि एक अच्छी कम्प्रहेंसिव पॉलिसी सिर्फ तरतीब नहीं दी जाएगी, बल्कि उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है।
सर, एक तरफ से कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की मांग उठ रही है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो रीलोकेशन जम्मू में जो है, वो मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम पुनर्वास करेंगे, वहाँ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से जो है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर रीलोकेट किया जाए। किस तरह से इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप देखते हैं? देखिए, जब हमारी रितेश जी, इन सब एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे वो विस्थापित जो पीएम पैकेज के अंडर एम्प्लॉय हुए, चाहे वो हो, चाहे वो ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ हों, या नॉन पीएम पैकेज में भी जो लोग एम्प्लॉय हुए, रिक्रूट हुए हैं, चाहे उनके साथ बात हुई है, उनका रिलोकेशन तो एक शब्द बनाया गया, वो इसमें मीडिया में ठीक चल रहा है, इसमें कोई ये बात नहीं है, और शायद वो एम्प्लॉयज़ भी उसको बोलते होंगे, लेकिन वास्तव में उनका कंसर्न सुरक्षा है कि अगर उनको अपने वर्क प्लेस पर, अपने जहाँ पर वो रहते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ से वर्क प्लेस तक जाना और वापस आना, अगर ये सुरक्षित हो, उनको रिलोकेशन की मांग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे पास दिक्कत एक बहुत बड़ी ये है कि आज भी इनमें से लगभग 90%, 85 से 90% एम्प्लॉयज़ वैसे हैं जो प्राइवेट घरों में बिखरे हुए मोहल्लों में रहते हैं। उनके पास, हमारे पास लॉजिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो असुरक्षा को, इनसिक्योरिटी को और बढ़ाता है। हमारी जब सरकार के साथ बात हुई तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है थी कि उनकी सुरक्षित रेजिडेंस, लॉजिंग उनकी कैसे हो, इस पर काम कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी डिले हुआ। जैसे हम अगर देखें कि 6000 ट्रांजिट कैंप बनाने की ज़रूरत, 6000 ट्रांजिट यूनिट्स एकोमोडेशन के बनाने की बात 2015 से चल रही है, लेकिन ग्राउंड में अभी 1200 से ज़्यादा बन नहीं पाए। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है कि इसके कारण से इनसिक्योरिटी बढ़ती है। तो इसलिए मैं रिलोकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं उनकी सिक्योरिटी बराबर वर्क प्लेस पर भी, घर में भी, और घर से वर्क प्लेस तक जाना और वहाँ से वापस आना, इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये दायित्व सिर्फ सरकार कर सकती है, ये एम्प्लॉय खुद नहीं, उसका ये काम नहीं है। उसका काम है, जो उसको काम दिया गया, सुरक्षित माहौल प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ काम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्या हम मान लें कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एलजी प्रशासन है, हमारे केंद्र सरकार है, वो अभी पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हुई है सुरक्षा मुहैया करवाने में? जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं तो उसको तो वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, वो हुए नहीं है, ये भी हम मतलब सामने ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही है, हो रही है, एक रेगुलर इंटरवल्स पर कोई ना कोई घटना होती है। ये तो ईश्वर की कृपा से कुछ लोग बच गए, नहीं तो कमी आई नहीं है। लेकिन इसमें से मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उसमें से कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जो हमने हमारे इंटरिम रिपोर्ट में भी और वैसे भी ध्यान में आया, और जब रिपोर्ट अपनी कमेटी दे देगी उसमें उसकी डिटेल हम करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से 1989 के हालात थे, 90 के हालात थे, उधर उस समय भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिन्होंने अपना घर-बार कश्मीर वैली को नहीं छोड़ा। आज 2022 चल रहा है, शोपियां की रीसेंट एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें 12 से 15 फैमिलीज़ जो हैं कश्मीर से यहाँ जम्मू पहुँची हैं, और अब वो कह रही हैं कि उन्हें माइग्रेंट का जो है दर्जा दिया जाए, कोटा दिया जाए, वो वापस जो है वहाँ नहीं जाना चाहती हैं। और दूसरी तरफ से पूरा समाज जो है अब ये आह्वान कर रहा है कि वो घाटी में पुनः जाना चाहता है। तो अलग-अलग जो है आवाज़ें आ रही हैं। नहीं, अगर आप इसको वास्तविक में थोड़ा गहराई से देखेंगे, अलग-अलग आवाज़, इसको हम नहीं मानते। ये क्या है कि एक इमीडिएट इंस्टेंस में जब आप पर हमला हुआ, आपका एक तरीके से सुरक्षा होने के बाद भी वहाँ पर सुरक्षा पिकेट थी, पुलिस की भी थी, आर्मी भी नज़दीक में ही थे। उसके बाद भी अगर जान चली जाती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये किसी भी परिवार को, किसी भी मोहल्ले को हिलाता है, क्योंकि जान है तो सभी जहान है न, इसलिए वो एक उसके कारण वो असर है। और वापसी की भावना, मैंने ये कहा कि ये सिर्फ आज नहीं, हम कहते हैं कि ये 7वां एक्सोडस था। हर बार, यानी 7वां बार कश्मीर का हिंदू समाज वापस कश्मीर में आकर बसा है। उसने वहाँ पर अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की, फिर से बसाने की हर बार सफल कोशिश की है। ये ठीक है कि अभी तक हम उस ढंग से कामयाब इसलिए भी नहीं हुए, शायद इसलिए कि जो शेष समाज था वो अभी तक इसके साथ पूरी तरह से पीछे खड़ा नहीं होता था। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये एक बात है।
दूसरी बात, इसमें जो सुरक्षा के कारणों से जो वहाँ पर जो परिवार रहते थे, जो 1999-90 में नहीं निकले, ये सिर्फ़ उनका सुरक्षा ही नहीं है, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो हमने अभी भी और आगे भी उस पर बहुत मेहनत करके काम करने वाली बात ये है कि उनके जीवन यापन की करना है। अब मान लीजिए वो बाग उनके पास था, बाग की सारी कमाई का ज़रिया था, वो खेती-बाड़ी कर रहे थे, वो टैक्सी चलाता था। एडमिनिस्ट्रेशन आकर कहती है कि भाई आप बाहर नहीं जाओ, आपको सुरक्षा का खतरा है, आपकी सुरक्षा की हम गारंटी नहीं दे सकते। ऐसे में वो खाएगा क्या? जो दिन भर काम करता था, उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ मिलता था, अभी वो संभव नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम सरकार से कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूकॉम साहब से भी जब हम मिले थे तब भी, कि इनकी माइग्रेशन का वो मिले या नहीं मिले, इनकी सस्टेनेंस की ज़िम्मेवारी सरकार की ही बनती है। आखिर हमने 3 साल से ज़्यादा समय तक कोविड पैंडेमिक में 80 करोड़ परिवारों को पाला ना, 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री में राशन तो दिया ना। ऐसा क्या हो सकता है कि 1000 या 2000 परिवारों को हम और 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक एलिमेंट है जो इनसेंसिटिव है। वो समय कब आएगा? देखिए, समय सीमा में इसको हम नहीं बांध सकते हैं, कारण कि ये सिर्फ़ आपके हाथ में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ही काम है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। तो इसलिए ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसमें देश से बाहर रहने वाली ताकतों की हमारे यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उनका इर्रेस्पॉन्सिबल, अब मैं नहीं कह सकता कि वो कब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए इसमें ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए समय सीमा में इसको नहीं बांधा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, घाटी के हालात जो हैं वो हमसे छिपे नहीं हैं, और घाटी के लोग जो माइग्रेंट हो चुके हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, ये भी हर कोई जो है भली भांति इससे परिचित है। और भाजपा जो है, जो केंद्र में इस समय सरकार में है, वो पूर्ण रूप से जो है संजीदगी का परिचय दे रही है, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इनके हर मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा, इनकी हर डिमांड को जो है फुलफिल किया जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब कश्मीरी पंडितों को पुनः जो है घाटी में रिहेबिलिटेट किया जाएगा और उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।